बहुत सारे वर्ग प्रभावित हुए हैं। उस वर्ग में से प्रभावित होने वाले वर्गों में से आप सब लोग इस सभागार में जिनके आज ये धनराशि वितरण का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उपस्थित अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना और एक शब्द हमारी संचालिका द्वारा यहाँ से उद्बोधित हुआ अभिभावक के नाते, और वास्तव में मैं जब उनको सुन रहा था तो वो कितने सारगर्भित तरीके से आपकी बात भी कर रहे थे, सरकार की बात भी कर रहे थे, और जो इस समय का समय है उस समय के बारे में भी बता रहे थे, सहायता राशि के बारे में भी बोल रहे थे और सरकार की परेशानियों को भी बता रहे थे। तो सही मायने में, और मेरे भी जो है वो हमेशा बड़े भाई के रूप में मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और अब विभाग में आप सबके बीच में पिछले 4.5 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, और जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, विभिन्न पदों पर रहे हैं, बहुत सारे दायित्वों में रहे हैं, बहुत उन्होंने अपने जीवन में ऊंच नीच सब देखी है। उस अनुभव को लगातार जनता के बीच में, समाज के बीच में, विभाग के बीच में लगाने वाले, हमारे इस विभाग के मंत्री के नाते काम करने वाले आदरणीय यशपाल आर्य जी, और हमारे सचिव जो लगातार आप सबके बीच में, अभी आदरणीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि बहुत ऊर्जा से काम करते हैं। आप देख ही रहे होंगे जब ये प्रेजेंटेशन करते हैं। श्रीमान रंजीत सिन्हा जी, हमारे उन्हीं के विभाग के श्री दीपेंद्र चौधरी जी, हमारे बैंक के अधिकारीगण, सभी हमारे विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और आज जिनको इस योजना में सरकार जिनके सहयोगी के रूप में उनको यहाँ पर उन्होंने हमको बुलाया, हमने उनको बुलाया, ऐसे सभी हमारे लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, और जो हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड टैक्सी महासंघ के भाई सुंदर सिंह पवार, अध्यक्ष श्री मनोज ध्यानी जी, यातायात सहकारी संघ श्री विपिन शर्मा, स्टेज कैरेज वेलफेयर एसोसिएशन श्री राम कुमार सैनी, अध्यक्ष स्टेज कैरेज वेलफेयर एसोसिएशन, एवं सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अभी हमने ये पैकेज देखिए, बहुत मतलब बहुत परेशानी है, सरकार को भी बहुत परेशानी है, और जब हम वित्त विभाग से बात करते हैं या वित्त विभाग के सामने आते हैं, लगता तो बड़ा आसान होगा कि ये पैकेज घोषित हो गया, सहायता राशि भी आ गई, लेकिन उसमें मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और वित्त मंत्री भी हूं मैं। तो मैंने सबसे पहले जब ये पैकेज की बात आने लगी तो वित्त विभाग के सभी अधिकारियों को एक दिन रात में बुलाया दिन में था, लेकिन वो रात हो गई, बीच में ऐसे कार्यक्रम पढ़ते चले गए। तो पहली बार हमने वो बैठक 9:30 बजे शुरू करी और 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बैठक चली, और उसमें कुल मिलाकर ये समझ में आया, हमारे बैंक के अधिकारी आगे बैठे हैं तो ये थोड़ा उस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और आदरणीय यशपाल जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे विभागों में काम कर चुके हैं, सब जानते हैं, हमारे सचिव साहब भी जानते होंगे। तो ये वित्त विभाग का जो एक वो है थ्योरी है, उसमें वो एक केक जैसा है, केक उतना ही रहता है जैसे हम केक काटते हैं तो केक उतना ही रहेगा। अब आप चाहे इधर को ज्यादा काट के किसी को दे दीजिए, चाहे उधर को काट के दे दीजिए, तो आवश्यकता अनुसार बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल होती है। इस समय में राजस्व की प्राप्तियां बहुत कम हैं, सभी उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, सरकार का काम भी उसमें प्रभावित हुआ है, तो सरकार उससे अछूती नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि आप सब लोग, जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, जिन्होंने अपने सिद्धांत में लिखा अंत्योदय का सिद्धांत, एकात्मवाद का सिद्धांत,
वो ऐसे मनीषी थे जिन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचनी चाहिए। जब उन्होंने समाज की बात करी, सरकार की बात करी, अर्थनीति की बात करी, राष्ट्रनीति की बात करी, तो उसमें इन सभी को समाहित किया। तो हम लोगों ने तय किया कि चूंकि इतनी मुश्किल में आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं, सरकार आपके साझीदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में काम करे। और ये पैकेज हमने उसी योजना के तहत इस पैकेज को लेकर आए। और मुझे खुशी है कि आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और आप सब लोगों का, मैंने जो आपके नेतागणों का और माननीय मंत्री जी का उद्बोधन तो हमेशा ही सारगर्भित होता है, हमेशा एक प्रेरणा देने वाला होता है। लेकिन आप लोगों के बीच में से भी जो बात आई निकल के, और अभी हमारे सचिव कह रहे थे रणजीत जी कि वास्तव में आप सब लोग बहुत सरल हैं, बहुत सरल हैं। और सरलता इसका सरल कहने से सरल नहीं होता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो दिखता है। आप लोग इस सभागार में बैठे हैं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि वास्तव में आप लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि ये पैकेज हमने किन परिस्थितियों में घोषित किया है, किन परिस्थितियों में इसको कर रहे हैं। सबसे पहले चूंकि मैंने जब पैकेज घोषित किया था, हमने सरकार में तय किया, तो मेरे पास ये पवार जी और कई लोग, सब लोग आए थे मिलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसमें जो है ये टैक्स वाला छूट गया है। तो हमने कहा कि नहीं, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। और इस पे हम लोगों ने विचार किया तो इसमें सारी चीज़ें निकल कर आई कि बहुत बहुत परेशानियां हैं, इसलिए टैक्स में छूट होनी चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया। मुझे खुशी है, मैं अभी टिहरी में गया था आपसे पहले, लगभग 6 सितंबर को वहाँ टिहरी में कार्यक्रम था। तो वहाँ भी मैं झील के किनारे जब झील का निरीक्षण करने के लिए गया, तो बचपन में मैं टिहरी गया कई बार, जब वो हमारा बांध बनने की प्रक्रिया में था, टिहरी का बांध भी और कोटेश्वर वाला भी, तो कई बार जाना हुआ उस समय 2001 में, 2000 में। तो उस समय के बहुत सारे लोग जान पहचान के थे वहाँ, हालांकि अब तो सब काफ़ी लोग विस्थापित हो गए हैं वहाँ से। ये भी हमारे विस्थापन के वो रहे हैं। क्या थे आप, पुनर्वास डायरेक्टर उस समय? आप बहुत बाद में थे, उससे पहले बहुत सारा विस्थापन हो चुका था वहाँ से। हाँ, तो वो डीएम के साथ साथ विस्थापित उससे ना। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी लगभग 100-150 के बीच में लोग बहुत बड़ी संख्या में खड़े थे वहाँ। तो मुझे लगा कि आजकल जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, कोई न कोई जो है ऐसी मांग होती है कि ये वेतनमान लागू करिए, इसमें बढ़ोतरी करिए, ये हमारी चीज़ों को परमानेंट करिए, या हमारा जो है ये आंदोलन होने वाला है, या हम कुछ करने वाले हैं, हम उससे पहले आपसे मिलने आए हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ भी जो है ये लोग कुछ ऐसा ही अल्टीमेटम देने के लिए मुझे आए होंगे। तो थोड़ा मैं सशंकित सा हुआ। तो मैंने 1-2 आसपास में, वो वहाँ के विधायक थे धन सिंह नेगी जी और दूसरे वाले हमारे तो गुड्डू पवार जी, मैंने कहा भाई ये क्या अभी कुछ और मांग लेके आए हैं क्या यहाँ लोग? तो बोले तो नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है इनके हाव भाव देखकर। तो मैंने कहा आइए क्या बात है बताइए। तो जैसा मेरा स्वभाव है मैं उनके बीच में ही चला गया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी, हम आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो आपने परिवहन क्षेत्र का और पर्यटन क्षेत्र का, नौकायन वालों को, राफ्टिंग वालों को, और जो हमारे छोटे होटल संचालक हैं, इन सभी लोगों के लिए जो 200 करोड़ रुपए का राहत का पैकेज दिया है, उसका पैसा डीबीटी के माध्यम से हमारे खातों में आना शुरू हो गया है। हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तो मुझे अच्छा लगा। और आप लोग भी आज आए तो निश्चित रूप से अच्छा लगा कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों ने कठिनाई के समय में इसको किया है। और अभी 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए भी हमने बहुत प्रयास किया। आपको पता होगा, मैंने 4 जुलाई को शपथ ली थी। 4 जुलाई से लगातार, पहले दिन से ही मैं लगातार कोशिश कर रहा था, सरकार हमारी पूरी कोशिश कर रही थी। पहले हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई थी, और हाईकोर्ट में रोक लगने के कारण से बहुत दिनों तक सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार एसएलपी में गई, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हमने फिर प्रयास किया कि
उसको जो है वापस कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी। लगभग 2 महीने का समय बीत गया और यहाँ बहुत दबाव था, लोगों की रोजी रोटी आजीविका पूरी तरह से ठप हो गई थी। फिर हमने उसको वहाँ से वापस किया सुप्रीम कोर्ट से, और पुनः हम लोग हाई कोर्ट में गए कि आपने जो है कोरोना महामारी के कारण से इस पर रोक लगाई थी और अब महामारी कुछ कम हो गई है, इसलिए आप हमको यात्रा चलाने की अनुमति प्रदान कर दें। तो माननीय न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ उस यात्रा को चालू कर दिया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जितना चालू किया है उतना नाकाफी है, नाकाफी है। उसकी सूचना मिल रही है और लगभग 11-12 बजे पूरे मंदिर खाली हो जा रहे हैं, ऊपर भी, केदारनाथ जी में भी, ऊपर भी, बद्रीनाथ में भी, सभी जगह। तो हमने फिर से जो है ये तय किया है कि दोबारा से हम हाई कोर्ट में दोबारा से अभी आवेदन करेंगे, दोबारा से हम वहाँ कहेंगे कि इस तरह की स्थिति हो रही है और यात्रा को जो है थोड़ा और वृहत रूप में चलाने की अनुमति प्रदान कर दें। सरकार उन सब व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए तैयार है। जो भी कोरोना के नियम हैं उन नियमों का हम पालन करेंगे। लोग डबल डोज, वैसे तो लगभग मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी सभी जगह पूरे देश में ये मेगा वैक्सीनेशन चल रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जितनी उनकी जनसंख्या है उतनी यहाँ पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है। तमाम सारे देशों से ज़्यादा तो पर डे का वैक्सीनेशन हो रहा है। और उत्तराखंड के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से जब मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमको जो है वैक्सीन हम 2 लाख तक लगा सकते हैं एक दिन में। उस समय में शुरू में हमको बहुत कम वैक्सीन मिल रही थी, तो मैंने कहा कि आप हमको ज़्यादा वैक्सीन दे दीजिए। उन्होंने उसको निर्देशित किया, उन विभाग के लोगों को निर्देशित किया और हमको आज पूरी वैक्सीन मिल रही है और हम 92% से भी ज़्यादा पूरे प्रांत के अंदर अभी इस समय वैक्सीनेशन कर चुके हैं और 2 जनपद हमारे पूरे वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसमें से हमारा एक तो रुद्रप्रयाग जनपद है, एक हमारा बागेश्वर है, पौड़ी में हमारा खिरसू ब्लॉक है, वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और हमारा प्रयास है कि अगले 2-2.5 महीनों में संपूर्ण वैक्सीनेशन कर दें और उसमें हर प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने आप लोगों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये पैकेज घोषित किया है। उससे पहले हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक पैकेज घोषित किया था, उसमें भी लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उसका सीधे लाभ मिलने वाला है। इसमें परिवहन व्यवसाय में जो प्रपत्रों के नवीनीकरण का विलंब शुल्क है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए हमने माफ़ कर दिया है। सभी में जो है बड़ा प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 124 करोड़ रुपया इसके लिए, जो आज अभी कितनी 7 करोड़ की गई थी, 7.5 करोड़ की अभी डीबीटी के माध्यम से सीधे अभी यहाँ पर खातों में जो ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी किस्त लगातार अगले 6 महीने तक आने वाली है। तो इसको हम लोग लगातार कर रहे हैं डीबीटी के माध्यम से। 2-2 हज़ार रुपये की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से आज जारी की है अभी। और आपने अभी कुछ एक कहा है कि सरेंडर पॉलिसी 3 महीना प्लस 3 महीना के उस पर फार्मूले पर हम लोग जल्दी उसके लिए प्रक्रिया कर रहे हैं, जल्दी ही उसको भी कर देंगे। और एक हिल इंडोर्समेंट की अनिवार्यता खत्म करने का भी अनुरोध किया है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपस में हम लोग चर्चा करके इसको भी जो है जल्दी ही कर देंगे। तो मैं आज के अवसर पर, चूँकि बातें बहुत सारी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, हमने अन्य क्षेत्रों में भी, जिन क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, हमने 24,000 जो भर्तियाँ हैं वो निकाली हैं अभी। आप सब लोगों के परिवार से, घरों से, नौजवान भाइयों के लिए, बेरोजगारों के लिए 24,000 भर्तियाँ हमने निकाली हैं और उसमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिसंबर माह तक कम से कम 12 से 15 हज़ार लोगों को भर्तियां मिल जाएं। इसी तरीके से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों का भी, वो केवल रोजगार मांगने के लिए इधर उधर न जाएं, अब वो रोजगार देने वाली बने। उसके लिए भी हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है उनको हमने मुफ्त में देने की व्यवस्था की है। भर्तियों में समूह ग और ख की जो परीक्षाएं होती थी
उन परीक्षाओं का 1 साल की समय सीमा हमने बढ़ाई है। 1 साल समय सीमा बढ़ाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे भाग नहीं ले पाए हैं। इसके साथ साथ महामारी के समय में आर्थिक तंगी से सभी गुजर रहे हैं, तो उन बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, आवेदन पत्र भरने के लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, कहीं झांकना न पड़े, आवेदन शुल्क भी हमने मुक्त कर दिया है, यानी उसको आवेदन शुल्क से भी मुक्त कर दिया है। इसी तरीके से CDS है, NDA है, और जो हमारी समूह गौ ख की परीक्षाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो प्राइमरी जो हमारा प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम जो बच्चे पास कर लेंगे, उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, यानी कि आगे उसी एग्जाम की तैयारी, मेन की तैयारी करने के लिए उनको 50,000 रुपये की धनराशि का देने का भी हमने प्रावधान किया है। अभी आप देख रहे होंगे, कल हम लोग एक दिन पहले हमने कैबिनेट करी थी, हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि हम नजूल की भूमि के लिए एक्ट लेकर आएंगे। उनको, जो गरीब लोग बस्तियों में बसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लंबे समय से उनको मालिकाना हक नहीं मिला है, उनको मालिकाना हक देंगे। गरीब बस्तियों के लिए जो मलिन बस्तियां हैं, उनके लिए भी हमने 3 साल समय सीमा बढ़ाई है। अभी आप लोगों के साथ साथ, चूंकि आप लोग इस पर्यटन व्यवसाय से, परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उसी तरीके से ATF, एविएशन टर्बो फ्यूल, जो हवाई जहाज में तेल भरा जाता है, इसमें हेलीकॉप्टर इत्यादि में, उसमें हमने 18% वैट में छूट करी है। पहले 20% होता था, अब हमने उसको 2% कर दिया हमारे मंत्रिमंडल ने। अब उसके पीछे हेतु ये है कि अभी तक जो हेलीकॉप्टर यहाँ चलाते थे, अब 20% उसको टैक्स देना पड़ता था, तो बहुत महंगा पड़ता था। वो रात में अपना हेलीकॉप्टर ले जाके कहीं उत्तर प्रदेश में खड़ा करते थे, या मजबूरी में दिल्ली ले जाते थे, हमारे प्रदेश में खड़ा नहीं करते थे। उसके कारण से हमारी हवाई सेवाएं भी महंगी थी, और हमारे यहाँ यात्राएं भी कम होती थी। उनका जो स्टॉपेज है रात को रखने वाला, वो भी कम रखते थे। उसके कारण से हमारे पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी फर्क पड़ रहा था। इसलिए हमने 18% घटाया है। आने वाले समय में जो हमारी हवाई यात्राएं हैं, वो भी उससे जो है सस्ती हो जाएंगी। और वैट जरूर हमने कम किया है, वो लगेगा कि टैक्स कम हुआ है, लेकिन हमारा जो है इससे व्यापार कई गुना बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, उसको ध्यान में रख के हमने किया है। उद्योग के क्षेत्र में उद्योग चलाने के लिए हम सेटलमेंट की प्रक्रिया लाए हैं। जो लंबे समय से लोगों के विवाद खड़े हैं, वो सरकार को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, सरकार उनसे ले नहीं पा रही कई चीज़ों में, कई जब सेटलमेंट नहीं हो रहा, आपस में सहमति नहीं बन रही है, व्यापारी भी परेशान है, सरकार भी परेशान है। हमने कहा कि एक कमेटी इसमें बनाएंगे, हमारे मंत्रिमंडल ने इसमें भी फैसला किया है। हर क्षेत्र में हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, मतलब अब बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मुश्किल तो बहुत है। अभी क्या है कि जैसे जैसे समय आता है, चूंकि मेरा तो ये पहला अनुभव है मुख्य सेवक के रूप में, तो सभी लोगों को लगता है कि इस समय अब ये चुनाव आने वाले हैं, तो इसी समय जो है सारी मांग अपनी रख दो। जैसा आदरणीय यशपाल जी ने कहा कि आप सब लोग इतने सहयोगी लोग हैं, सरकार भी आपकी सहयोगी है, तो हमारी मंशा साफ है कि हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड को एक ठीक ढर्रे पर लाकर जो है उसका सिस्टमेटिक तरीके से विकास करना चाहते हैं। अभी है क्या कि कुछ समय में बीच में इस प्रकार की भी चीज़ें हुई हैं कि कई लोगों का जो वेतन में भी विसंगति हो गई है। उस वेतन विसंगति को भी दूर करने के लिए, उसमें भी समायोजन करने के लिए, एक समन्वय करने के लिए हमने, जो हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पूर्व में और मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश में भी और यहाँ भी दोनों जगह काम किया है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो सभी को सुन रही है, और सभी को सुनने के लिए कि लंबे समय तक, आगे आने वाले समय में, देखिए सरकार कभी कोई रहेगी, सरकार आएंगी जाएंगी, ये सब चलेगा, कभी आप होंगे, कभी कोई और होगा, लेकिन ये लंबे समय के लिए उत्तराखंड हमारा एक ऐसे ढर्रे पर जाए कि उसमें फिर सिस्टमेटिक तरीका बन जाए, एक सिस्टम बन जाए। उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें थोड़ा परेशानी भी है, थोड़ा दिक्कत भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे आप सब लोग समझ रहे हैं वैसे ही सब लोग समझेंगे। मैंने हमेशा हर मंच से कहा है कि हम हर समय बड़ी बड़ी जो है बातें नहीं करेंगे। कई बार आपने देखा होगा लोग जो है
चुनाव आते ही कई पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं, कई प्रकार के दल भी सक्रिय हो जाते हैं, तमाम घोषणाएं भी कर देते हैं, और वो ऐसी घोषणाएं कर देते हैं जो अगर जिसका हिसाब लगाया जाए तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता उत्तराखंड में ऐसा। लेकिन अब वो घोषणाएं कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग भ्रम में भी आ रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारा एजेंडा केवल चुनाव नहीं है। अभी मेरे से लोग पूछते हैं, मैं मीडिया में कई जगह पूछते हैं, इधर उधर जाता हूं तो प्रश्न करते हैं कि आप 2022 को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा अभी हम 2022 को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अभी हमारे सामने चुनौती है कि जो काम हमारे सामने है, जो हमारे सामने समय है, उसको टारगेट बेस करके हम उसको पूरा करना चाहते हैं। पहले हम उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लाना चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि वो दूसरी पार्टियों ने ये कर दिया, उसने ऐसा घोषित कर दिया, उन्होंने ये घोषणा कर दी। मैंने कहा उनका एजेंडा केवल और केवल चुनाव है। वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो केवल चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव आएगा तब चुनाव की बात करेंगे। अगर हम आपके सामने आए तो आपके सामने जो हम कर सकते हैं हम उस बात को करेंगे। अगर कोई चीज नहीं कर सकते होंगे तो आपसे कहेंगे कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई आपसे बाहर नहीं है, आप भी हमसे कोई बाहर नहीं है। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा, यशपाल जी ने, उन्होंने कहा कि हमारा सबका परिवार है, और हम भी क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई सारी जो वेतन की चीजें हैं वो ठीक हो जाएं, हमारे प्रदेश का सारा परिवहन विभाग ठीक हो जाए, हमारा दूसरा विभाग ठीक हो जाए, हर विभाग हमारा अच्छा हो जाए। हर कोई चाहेगा। लेकिन कई बार क्या है कि उसमें हमारे दिक्कत है, हमारा नवोदित प्रदेश है, 21 वर्ष का हो गया, युवा प्रदेश है, तो निश्चित रूप से युवा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने एक ये शुरू किया है, अच्छा शुरू किया है, प्रगति की ओर, सबके साथ की ओर हैं। हम सब एक साथ, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास भी है, सबका विकास भी है, सबका साथ भी है। तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आने वाले वर्षों में हमारे हर क्षेत्र में हमने सभी विभागों की समीक्षा की है, सब लोगों के संपर्क किया, सब लोगों से एक हम लोगों ने समन्वय किया है, साथ में चर्चा की है, परिचर्चा की है, उसमें से रास्ता निकालेंगे। और रास्ता निकाल के हम एक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड हर दृष्टि से इतना, यहाँ पर प्राकृतिक हमारा सौंदर्य है, यहाँ पर हर प्रकार के संसाधन हैं, हमारे यहाँ पर नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पर जंगल हैं, हमारे अच्छे पहाड़ हैं, देवों का प्रदेश हमारा कहा जाता है, हमारे इतने धाम हैं। उन सभी को लेकर हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। उस क्षेत्र में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, माननीय मंत्री जी का, उनके विभाग के सभी अधिकारियों का, आए हुए सभी भाई बहनों का, परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, और हमारे सभी लाभार्थी भाइयों का भी, जिनका सरकार ने सहयोगी के रूप में जिनकी सरकार है, उन सभी का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।